हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? तो टुडे इज डे 6 ऑफ आरंभ है प्रचंड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लेट्स क्रैक सीबीएसई चैनल ऑफ 9th एंड 10th। आप सबको पता है ये जो चैनल है हमारा 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 चैनल है, राइट? एंड सीबीएसई एस्पिरेंट्स 2021 के लिए तो बहुत ही बेहतर नहीं बेहतरीन चैनल है ये। सो येस, टुडे इज डे 6 ऑफ आरंभ है प्रचंड, हैशटैग शुरुआत से सोशल साइंस, राइट? तो हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर कर लिया है, पावर शेयरिंग एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर फेवरेट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। और अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है ना, तो आज के बाद कभी डर नहीं लगेगा। ओके, इट्स अ पक्का प्रॉमिस from Rashmi Singh, your teacher. Yes, so I am रश्मि सिंह, योर टीचर। RSYT इज़ माई कोड। आप जब भी ये कोड यूज़ करते हो अनअकैडमी के ऊपर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, यू गेट अ 10% डिस्काउंट। एंड किड्स, दिस इज़ माई प्रोफाइल लिंक वेयर यू कैन गेट टू नो अ बिट मोर अबाउट मी। ये जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप जाइए, जा करके इस लिंक को फॉलो करिए। एंड एज वी ऑलवेज डू, वी विल स्टार्ट आवर सेशन with an activity, right? So what is life? Life is a matter of choices, right? तो अगर आपके पास 3 चॉइस हो, ओके, द फर्स्ट चॉइस इज एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको गेस करना है यहाँ पे क्या हो रहा है। सेकेंड चॉइस इज एज यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, एंड द थर्ड चॉइस आई थिंक तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा। फर्स्ट चॉइस इज अबाउट स्मार्ट वर्क, राइट? सेकेंड चॉइस इज अबाउट हार्ड वर्क, and third choice is about no work at all, okay, just killing time. ओके किड्स, तो अगर आपको ऑप्शन मिले स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का या नो वर्क एट ऑल करने का, तो क्या चूज करोगे? नाउ यू किड्स कैन सेलेक्ट 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शंस। चलो 2 ऑप्शंस तुम सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे को जल्दी से बता दो क्या करोगे तुम, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, नो वर्क, ए, बी या सी? ओके, सो हियर माई टाइमर स्टार्ट्स। 5 4 3 2 1। ओके किड्स, वेरी गुड। तो देखो, हार्ड वर्क वो वाले बच्चे हैं जो कर रहे हैं मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, राइट? एंड स्मार्ट वर्क मतलब मेहनत भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा स्मार्टली भी काम कर रहे हैं। नो वर्क मतलब तो वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो, आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, भाई नो वर्क वाली कैटेगरी में मत आना, नहीं तो तुम डेंजर जोन में पहुंच जाओगे, ठीक है? ए बी इज़ फाइन, या तो तुम स्मार्ट वर्क करो या हार्ड वर्क करो या दोनों करो। अगर दोनों करना है तो क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी पे आना पड़ेगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज हियर यू गेट सो मेनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज, सो मेनी वैरायटी ऑफ टीचर्स, इट्स लाइक अ बूफे, राइट? कभी बूफे में खाना खाया है ना, मज़ा आता है ना, बहुत सारा मेन्यू होता है। ऐसा ही हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी है। यू गेट सो मेनी वैरायटी विथ सो मेनी ब्राउनी पॉइंट्स. You get interactive learning classes, interactive live classes from the best educators of India. Then you can attempt any of the live tests and quizzes. You can get the doubt clearing session, live doubt clearing session, and unlimited access to all the recorded lectures. Okay. Other than that, there are so many brownie points, kids. You can download the PDF. You can play the live quiz. एवरी डे, ओके, एवरी डे आप लाइव क्विज खेल सकते हो। आप अपने जो भी आपके लर्नर टीचर हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, एंड लर्नर्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हो आपस में, राइट? और बच्चों, पता है आपको यहाँ पर क्रेडिट कॉइन्स भी मिलते हैं, एंड दोज क्रेडिट कॉइन कैन बी रिडीम्ड ऑल्सो, ओके? तो फ्री क्लासेस होती हैं एवरी डे 12:30 PM पे। रश्मि मैम वहाँ पे आती हैं और आपको पढ़ाती हैं। अभी मेरा वहाँ पे इंग्लिश कोर्स चल रहा है। उसके पहले भी काफ़ी सारे मैंने कोर्सेज वहाँ पे पढ़ा दिए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस, एज यू कैन सी, संपूर्ण सिविक्स, लेट्स क्रैक ज्योग्राफी। ये सारे अमेजिंग कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको फ्री में सारे लेक्चर्स मिलते हैं, फ्री में PDF मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। इज़न्ट इट अमेजिंग? फर्स्ट स्टेप इज़ टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना, फटाफट से कर लो। इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये सारे ऐप का लिंक मिलेगा, ठीक है? सेकेंड स्टेप इज़ CBSE क्लास 10 मैनेज गोल में आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके घर पे कोई भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से लेकर के 12 के, तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन पे 6 to 12 का सारा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, ओके? देन मेक श्योर कि आप लोअर क्लासेस का मैनेज गोल सेलेक्शन में आप लोअर क्लासेस फिल करो, ओके?
Now third step is to click on the get subscription. Then kids, if you have got more than 1000 credits, then definitely you should go for 2 year 3 year subscription. Okay, if not, then you can go for the lower subscriptions also. But actually if you give this much amount of time na, 3 year 2 year, then only you are going to have a fruitful result. And then the fourth step is rush missing your teacher. Mera code use karo, 10% discount मिलेगा आपको. Fifth step is to redeem the credits. Yes, you have heard it right. If you watch this is the fifth step. Okay, if you watch any of the special classes for more than 15 minutes, you earn these credits. So what are you waiting for यार? 12:30 PM पे every day मैं वहाँ पे फ्री क्लासेस ले रही हूँ. आओ आके क्रेडिट कॉइन्स अर्न करो और फिर सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है. एंड देयर आर सो मैनी वेज टू पे फॉर द सब्सक्रिप्शन. And now you can pay in parts also. And guys, I cannot wait to see you all in my plus class. Okay, तो जल्दी से आ जाओ. मेरा भी प्लस पे एक ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस सीरीज चल रही है नेशनलिज्म इन यूरोप की. ओके, so now the subscription has been introduced for 6 to 8 also. The rise of nationalism in Europe. Today is day 6, है ना. तो आई होप सो तुम लोगों ने ये सारा पूरा चैप्टर जो है एक बार रीड कर लिया होगा. अगर नहीं भी रीड किया है तो डरने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. व्हेन रश्मि मैम इज़ हियर देयर इज़ नो फियर. ओके, तो जब भी ये चैप्टर उठाते हैं ना तो बच्चों के दिमाग में कुछ सवाल आते हैं. ओके, सवाल क्या आते हैं देखते हैं अभी. ओके, तो अपने पास ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है बच्चों. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रेवोल्यूशन, making of Germany and Italy, visualizing the nation, and nationalism and imperialism. Now there's a small tip from my side for this chapter. One is that you watch the whole video till the end, then only it will be clear. अभी ये जो है चैप्टर हम 4 days में पढ़ने वाले हैं, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसा करो कि आप सारे के सारे क्लासेस अटेंड करो सो दैट आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो. एंड देयर इज़ वन लाइन इन दिस चैप्टर, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. सो जस्ट कीप फ्रांस एज द सेंटर. फ्रांस को सेंटर में रख के पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे ना, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. जब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होगा, पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस एस्केलेट होंगे और उसी का नतीजा है कि नए नए नेशंस जो हैं वो फॉर्म होंगे. So this is a very small tip which you need to remember throughout the chapter. Okay, so now I have a question. Actually I have more than a question. I have so many questions. Okay, so what is the first question? ये actually मेरा question नहीं है, ये students का question है, ठीक है. First question क्या होता है उसका? Ma'am, don't we live in India? Then why are we studying about Europe? Okay, so why history of Europe? Then students mostly ask, where is Europe? Is it a country? Is it a continent? What is it? Okay kids, reply करो तुम लोग, ठीक है. And then obviously चैप्टर के नाम में ही है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो नेशनलिज्म क्या होता है ये तो समझना भैया बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरे चैप्टर में कन्फ्यूजन रहेगा, है ना. So yes kids, we definitely live in India, but we need to study the history of Europe when we are studying the world history. तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना तुम लोगों की, वो कब से, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपके क्लास 9 से ही हमने पढ़ना शुरू किया था. फर्स्ट चैप्टर था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे. ओके, नाउ जो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके अंदर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है? गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया है फ्रांस से, ठीक है. फ्रांस की जो रेवोल्यूशन की जो लेगेसी है वो पूरा वर्ल्ड फॉलो किया, पूरे वर्ल्ड ने, पूरे वर्ल्ड के अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया. ओके, सो एक्चुअली 3 वर्ड्स होते हैं, चेंज, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन रेवोल्यूशन. चेंज इज़ लाइक अ स्मॉलर, कुछ भी छोटा सा चेंज होता है. ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बड़ा चेंज, एंड जब कोई बहुत सी चेंज होता है देन वी कॉल इट अ रेवोल्यूशन. ओके, सो जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो यूरोप से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है. इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे, and somewhere India is very much connected with Europe. Why? Because Britain, which is a country in Europe continent, has ruled India for so many years. So to understand better, we need to understand the nationalism of Europe first, and then we will move to India. Okay, I hope it is clear. Now let us see what is Europe, where is Europe, and what is nationalism one by one. So yes, Europe जो है वो एक कॉन्टिनेंट है. इनफैक्ट इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट.
बिकॉज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, राइट. एंड यूरोप के बारे में कहा जाता है इट इज़ अ पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज. ओके, कभी सुना है ये बात? नहीं सुना? देखो, पेनिनसुला क्या होता है? एनी लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय रिवर ऑन थ्री साइड, जस्ट लाइक इंडिया. ओके, so India is surrounded by water bodies on three sides. So we have Arabian Sea, we have Indian Ocean, we have Bay of Bengal. Likewise, Europe is surrounded by so many water bodies that we call this continent, or we call Europe, a peninsula of peninsulas. Okay, so let us see. Here is the map of Europe. This particular area consisting of Norway and Sweden, नॉर्वे एंड स्वीडन इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्री. ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको कहते हैं या स्कैंडिनेवियन आइलैंड कहते हैं. ऐसे ही यहाँ पे डेनमार्क है और थोड़ा सा पार्ट है जर्मनी का जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यूटलैंड. इटालियन इज द बूट आइलैंड. वाई? बिकॉज इट लुक्स लाइक द बूट, राइट. शूज़ के शेप का, आपको बूट के शेप का दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग इटालियन बूटलैंड आइलैंड भी कहते हैं. देन वी हैव गॉट बाल्कन island, which is actually very important as far as this chapter is concerned. So I'll just show it again. So this particular zone na which you are seeing, ये जो पूरा का पूरा जोन है बच्चों, यहाँ पे आपको इस्तांबुल दिख जाएगा. जब हम जूम करके मैप देखेंगे तो ये पूरा ऑलमोस्ट जोन इज Balkan, okay, which has got really important role to play. And then we have got Iberian island, Iberian Peninsula, which consists of France, Spain and Portugal. Okay, so sorry, Spain and Portugal only, not France. तो इतने सारे हमारे पास पेनिनसुला हैं यूरोप के अंदर. Okay. Now, as far as history of Europe is concerned, or we can say modern history is concerned, there were three important empires जिसके इर्द गिर्द ये पूरे राइज ऑफ नेशनलिज्म की कहानी जो है वो चलेगी. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ही आपने पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर एक बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, एंड देयर इज अगेन अनदर बर्बन डायनेस्टी जिसको जो स्पेन और पोर्चुगल, दिस इज स्पेन एंड दिस पार्ट इज पोर्चुगल, जिसने गोवा पे कॉलोनी बना रखी थी. ठीक है ना. तो स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी वॉज ऑल्सो देयर. सो दिस होल रीजन विच यू आर सीइंग इन रेड was under Bourbon dynasty. Okay, other than that we have got, here is a patch of land जिसको हम बोलते हैं Austria Hungary Empire. Okay, other than that these regions over here were under the Ottoman Empire. Okay, एंड यहाँ पे जो अपनी डायनेस्टी है ये ज़ार वाली डायनेस्टी है जिसका नाम है रोमनोव. देन यहाँ पे यूके है. एक्चुअली यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायनेस्टी नहीं है, हाउसेस हुआ करते थे. तो ये हाउस ऑफ स्टुअर्ट्स पहले रूल करता था. देन जब हम इस वाली हिस्ट्री की बात करेंगे, जब हम यूरोप के नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उस एरा के टाइम पे यहाँ पे हैनोवर, हाउस ऑफ हैनोवर जो है वो लोग रूल कर रहे थे. ठीक है. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, बट प्रीडोमिनेंटली वी हैव गॉट थ्री इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी हु आर देयर. बर्बन्स डायनेस्टी, Austria-Hungary and Ottomans. Okay, so these were basically empires जिसको लोग ओवरथ्रो करके नेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं. ठीक है. दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर. ये हो क्या रहा है चैप्टर के अंदर? तो चैप्टर के अंदर ये हो रहा है कि बहुत सारे एम्पायर हैं एंड दीज एम्पायर्स आर नॉट बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, एंड दैट इज वाई दे वांट टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ नेशन एंड दे वांट टू ब्रिंग गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ मोनार्की. दे वांट टू गेट रिड ऑफ मोनार्की. ओके, तो ये जितने भी एम्पायर्स के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट्स रह रहे हैं ना, उनका एक कॉमन दुश्मन है. वो क्या है? मोनार्की है. ठीक है. और वैसे भी दुश्मन का दुश्मन ना दोस्त होता है हमेशा. तो यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे दोस्ती कर लेते हैं? क्यों भैया? क्योंकि सब मोनार्की से परेशान हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म इज सच एन स्ट्रॉन्ग इमोशन. ठीक है. क्या है नेशनलिज्म भैया? एक फीलिंग है. क्या फीलिंग है? कि भैया हम सब एक ही देश को बिलोंग करते हैं. ठीक है. ये जो हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग है ना, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं. ठीक है. नाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैट्रियोटिज्म. ओके, आई विल टेल यू हाउ. सो नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. It implies that peoples have a belief in self-determination. They have united and decided which nation they are. ये जो लोग हैं इनके अंदर ऐसा फीलिंग है कि हम सब एक ही जगह को बिलोंग करते हैं. So we should come together and we should stay here in this part of the
वर्ल्ड एंड वी विल कॉल इट अ कंट्री. हम लोग ये देश का एक नाम रखेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सब साथ में रहना चाह रहे हैं. ओके किड्स, नाउ आई हैव टोल्ड यू नेशनलिज्म और पैट्रियाटिज्म में डिफरेंस है ना. जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होती है ना, उनके अंदर भी देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है. पैट्रियाटिज्म में भी ऐसा ही होता है, ठीक है. नेशनलिज्म इज़ राष्ट्रवाद, पैट्रियाटिज्म इज़ देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ठीक है. तो पैट्रियाटिज्म के अंदर क्या होता है, हम लोग अपने देश से डेफिनेटली प्यार करते हैं, बट वहाँ पे पॉलिटिकल पावर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है. बट इन नेशनलिज्म people obviously have love for their country, but at the same time they want to have a political control over this territory as well, ठीक है. उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, उनको चाहिए कि हमारा जो सरकार है वो हमारी सुने, हमारे हिसाब से चले. तब हम उस फीलिंग को क्या कहेंगे, नेशनलिज्म की फीलिंग कहेंगे. कई बार ये नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत डेंजरस भी हो जाती है, ठीक है. व्हेन पीपल फॉल इन लव विद देयर कंट्री सो मच दैट दे वॉन्ट टू हेट अदर कंट्रीज़, राइट. उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर बगल वाले देश में ज़्यादा तरक्की हो जाएगी तो उससे हम कहते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, ठीक है. अल्ट्रा नेशनलिज्म कैन कॉज a lot of difficulty, it may cause a lot of war. In fact, the main reason behind the World War I was somewhere ultra nationalist feeling. I think now this term is very clear to you. Now let us move to the मेन मुद्दा, मेन एजेंडा. हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है फ्रेडरिक सोरोयू की पेंटिंग से, द पैक्ट बिटवीन नेशंस. ओके, एंड व्हाट इज ही बेसिकली ट्राइंग टू show in this painting? He has imagined a utopian society. Okay, so what kind of society is that? A society which is really difficult to exist. Okay, ये society है जहाँ पे यूनिवर्सल डेमोक्रेसी है और सोशल रिपब्लिक है. यूनिवर्सल होना मतलब हर जगह पे डेमोक्रेसी है. क्या आज के टाइम पे हर जगह पे डेमोक्रेसी है? हर जगह पे रिपब्लिक है? हर जगह पे सोशलिज्म है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हर देश के अंदर उसी तरह की गवर्नमेंट होगी जो उनके यहाँ पे सूटेबल होगी, राइट. बट ही हैज़ इमेजिन्ड अ यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एंड ऑल द पीपल आर लिविंग विद लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर देयर ओन कंट्रीज एज वेल. ओके, तो इस फोटो के अंदर जब भी आप कोई सा भी डायग्राम एनालाइज करते हो ना, तो दे आर सर्टेन थिंग्स इन द बैकग्राउंड एज यू कैन सी ओवर हियर एंड सर्टेन थिंग्स इन द फोरग्राउंड एज यू कैन सी ओवर हियर. फोरग्राउंड सामने, बैकग्राउंड पीछे में क्या चल रहा है फोटो के, ठीक है. तो हम एक एक करके इसके सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों. तो फ्रेडरिक सोरोयू जो है वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे एंड 1848 में उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी. एंड ही बेसिकली विजन अबाउट अ यूटोपियन सोसाइटी, ठीक है, राम राज टाइप की चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पेंटिंग ड्रॉ की. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही है दैट इज़ अ ट्रेन ऑफ पीपल, राइट, अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल you can see, and everyone is in their own dress, जो उनके यहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट है उसमें है वो लोग. and everyone is carrying a flag. okay, and the flag is the first and foremost thing which can show that you belong to a particular country, right or wrong, right ना. अगर मुझे दिखाना होगा कहीं पे कि मैं इंडिया से हूँ तो हो सकता है मेरे रंग से, मेरे पहनावे से नहीं समझ में आए, राइट. अगर मैं सिर्फ मतलब नहीं समझ आ सकता, लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक अपना फ्लैग जो है वो कहीं पे भी शो कर दिया, इट मीन्स ओके आई एम फ्रॉम इंडिया. सो फ्लैग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन शो योर नेशनैलिटी, विच कैन शो योर ट्रू लव फॉर योर कंट्री. तो ये ट्रेन ऑफ पीपल हैं, इन्होंने सबसे पहले ट्री ऑफ लिबर्टी को क्रॉस किया है, देन दे हैव क्रॉस द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और इस ट्रेन ऑफ पीपल के अंदर आप क्या देखते हो, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है. Why? Because they have already achieved a kind of liberty, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं because they had got some form of government. okay, on the other hand just below the statue of liberty is the France. यहाँ पे ट्राई कलर ऑफ आपको फ्रांस दिख रहा है, यहाँ पे यूएसए का आपको फ्लैग दिख रहा है, बहुत धुंधला सा है, ठीक है. तो आपको फ्रांस दिखता है जस्ट इसके नीचे. वाई? बिकॉज बेटा ये पेंटिंग 1848 की है एंड 1789 के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, दे हैव टेस्टेड डेमोक्रेसी वंस, बट आफ्टर दैट नेपोलियन केम एंड दैट इज़ वाई वापस से डिक्टेटरशिप आ गई. सो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. ओके, दे हैव नॉट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट येट, क्योंकि वो वापस डिक्टेटोरियल रिजिम के अंदर आ गए थे. ओके,
Now, my dear kids, what about this lady? Beautiful statue, right? इनके बारे में क्या राय है? तो इन्होंने अपने एक हैंड में राइट ऑफ चार्टर जो है वो होल्ड किया हुआ है, एंड इन अनदर हैंड शी होल्ड्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज the remains of the, or you can say the skeletons, the remains of monarchical elements. So kids, decay of monarchs and absolute institutions, soil littered with broken crown and royal attributes. And finally, the last one which you can see over here is the fraternity. Written over here is fraternity, and God himself is blessing this whole activity, and here saints can be seen, here angels can be seen blessing this attribute. this yes, भाईचारा होना चाहिए. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, भाईचारा. इन सब के अंदर भाईचारा है, और भगवान जो है वो खुद अप्रूव कर रहे हैं. ओके, सो एंजल्स आर ब्लेसिंग दिस इवेंट एंड The remains of a skeleton. Can anyone guess? ये कहाँ का है? ये कौन सी मूवी का है? Right? So the remains of all those monarchical regime basically shows that the monarchy is almost on its decay. It is on its last stage. तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लिख भी दी हैं. जब आपको नोट शेयर करूँगी तो पढ़ने में आपको ईजी होगी. ठीक है, कि जो भी फिगर थे इसके क्या एलिमेंट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस थी. सो ये जो पेंटिंग है आपको बनाई गई है 1848 के अंदर. एंड माय डियर किड्स, यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है कि नेशन स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट? नेशन स्टेट इज सेम एज कंट्री. ठीक है, नेशन जब भी मैं बात करूँगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पीपल, वहाँ के लोग. लेकिन जब मैं कंट्री बोलती हूँ या नेशन स्टेट बोलती हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेरिटरी विच इज़ हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशन, नेशन स्टेट. नेशन मतलब पीपल, नेशन स्टेट मतलब वो टेरिटरी विद गवर्नमेंट. ओके, सो नेशन स्टेट कैन बी शोन थ्रू अ मैप, बट अ नेशन कैन बी शोन थ्रू folk dress, folk songs, folk stories, songs, traditional dresses, flag, all these things. ठीक है. Now, small question, okay. What does the Statue of Liberty bears in her hand? Torch of enlightenment, torch of confidence, torch of intelligence, torch of heroism. So here goes your poll. 5, 4, 3, 2, 1. On your mark, get set, go. आंसर करो. एंड आई होप सबने मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर किया होगा. ओके, वेल डन. What does Christ, saints and angels symbolize? They symbolize freedom, they symbolize love, they symbolize monarchy, they symbolize fraternity. जल्दी 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 आंसर दीजिए. ओके, 5, 4, 3, 2, 1. On your mark, get set, go. And the answer is fraternity. Okay, great. Now the French Revolution and the idea of the nation. अब हम बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आ जाता है. एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पे आई है? यूरोप के अंदर आई है. लेकिन आई कैसे है? और किसी दुनिया के किसी देश के अंदर या किसी और कॉन्टिनेंट के अंदर, दुनिया के किसी और कोने में नेशनलिज्म की भावना क्यों नहीं आई? ओके, सो द फर्स्ट इवेंट वेयर द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वॉज सोन वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 1789 में. राइट, बिकॉज ऑफ लुई 16 एंड मैरी एंटोनियट. थर्ड स्टेट इतना परेशान था कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन कर देता है. अब जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. नाउ दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन आता है. ओके, व्हाट हैपेंड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन? ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. जो पूरा का पूरा सॉवरेनिटी थी, जो कंट्रोल थी, पहले मोनार्क के पास था, अब उसको किसके हाथ में दे दिया गया है? फ्रेंच सिटीजन के अंदर, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जहाँ पर एक असेंबली होगी और वो इलेक्शन के थ्रू आएगी. And final thing is that people would henceforth constitute the nation and shape its destiny. That means now people will also participate in the governance and they will decide कि भैया देश की destiny क्या होगी. Okay, so फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन, जिसके चलते पूरा का पूरा क्या हुआ है? नेशन का कंसेप्ट अराइज हुआ है. ओके, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म के सीड सबसे पहले कहाँ पे शो किए गए थे? तो फ्रीडम स्ट्रगल जो था हमारा, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857, उस टाइम पे हमें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हम सब एक ही जगह को बिलोंग करते हैं. वी शुड फाइट अगेंस्ट आवर ऑपरेसर. सिमिलरली दीज पीपल ऑल्सो
got this sense of collective belonging through French Revolution, and they got this idea कि अच्छा हमें free होना है और अपना nation create करना है. Now kids, French Revolution has got more phases than the phases of moon. Why? Because I will tell you. सबसे पहले देखो 1789 से 91 वाला जो फेज़ था वो एक मॉडरेट फेज़ था, जब थर्ड स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली रीनेम कर देता है. 1791 से 92 तक एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. लिबरल फेज़ था ये. देन 93 से 94 वाला कन्वेंशन जो है वो नई गवर्नमेंट का नाम है अब, और इसे रेडिकल फेज़ कहा जाता है. वाई? बिकॉज रॉबस्पियर जो है उसका रेन ऑफ टेरर वाला ये टाइम था. अपने हिसाब से सब कुछ करता था, वो रेडिकल था, राइट. एंड देन द डायरेक्टरी रूल केम. ये तो आप सब ने पढ़ा है 1795 से 1799 तक. देन 1799 में हिटलर केम. ओके, एंड ही गेव हिज सिविल कोड इन 1804. एंड उसके बाद नेपोलियन एरा स्टार्ट हो जाता है जब नेपोलियन अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है. ओ सॉरी, नॉट हिटलर. ओ आई एम सो सॉरी, दिस इज स्लिप ऑफ टंग. ओके, सो यूरोप के अंदर आप फ्रांस में क्या देखोगे, एक तरीके से नेपोलियन आता है, फिर से डिक्टेटरशिप लेकर आता है ऑब्वियसली, बट हिज रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली लिबरेटेड होल ऑफ द यूरोप. ओके, so he is not considered as a tyrant, he is considered as a hero also somewhere. okay, तो नेपोलियन आता है एंड फिर वो अपने आप को 1804 में एम्परर डिक्लेयर कर देता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या आउटकम है बच्चों? क्यों लोगों के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग आई? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स मिले, जैसे ला पैट्री एंड ले सिटेन. ला पैट्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड. ठीक है. देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो भी ज़मीन होती थी ना, जो प्रॉपर्टी होती थी, वो आइदर चर्च की होती थी या राजा की होती थी. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो भी पिताजी की ज़मीन है किसको मिलेगी? उनके बेटे को मिलेगी. ठीक है. तो फादरलैंड का कॉन्सेप्ट आया, या फिर तुम बोल सकते हो एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया. देन ले सिटोयेन. सिटोयेन का मतलब होता है सिटीजन. द पीपल हु वर अर्लियर सब्जेक्ट्स हैज नाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू सिटीजन. ठीक है. तो जो पहले प्रजा थे अब वो नागरिक बन चुके हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ एक राइट्स है, राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन. ओके. देन देयर हैड बीन अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे अप्लाई होगा. यूनिफॉर्म लॉज. यूनिफॉर्म लॉ का मतलब क्या है? अगर 4 लोगों ने सेम क्राइम किया है तो चारों को सेम सज़ा मिलेगी. इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी गई थी. अगर कोई बिजनेसमैन है वो एरिया 1 से एरिया 2 में बिजनेस करने जा रहा है तो उसको अलग से कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एरियाज़ जो हैं वो एक ही किंग के अंडर आ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक ही रूलर के अंदर आ रहे हैं. ठीक है. देन फ्रेंच लैंग्वेज को एम्फेसाइज किया गया. ला मर्सेल जो है इनका नेशनल एंथम, उसको बहुत पॉपुलराइज किया गया. नेशनल असेंबली रीनेम कर दिया गया थर्ड स्टेट को. एंड ट्राई कलर फ्लैग. So through all these little bits of changes, people started feeling much more united, and feeling of nationalism arose in whole of the Europe. Okay. Now few questions. What does la patrie mean? So motherland, fair land, fatherland, citizen. क्या होगा बच्चों? जल्दी से बता दो. मदरलैंड, फेयरलैंड, फादरलैंड और सिटीजन. क्या होगा आंसर? व्हाट डू यू थिंक गाइज? आई थिंक तुम लोगों ने सही आंसर किया होगा, एंड द आंसर इज फादरलैंड. नाउ नेपोलियन. यस, नेपोलियन जो है वो 1769 में बॉर्न हुआ, 1821 में ही डायड. कंफ्यूज मत होना, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ है. देन एट दैट टाइम ही डिड नॉट डाई, ही डायड एक्चुअली इन द ईयर 1821. ठीक है. और उसको पता है, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. लाइक सपोज कर रो. ओके आई विल शो यू इन द मैप. अभी हमारा जो यूरोप का मैप था ना, वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो तुम्हें बताना है. तो वर्ल्ड के मैप के अंदर ना, यहाँ पर आपको बेटा यहाँ पे कहीं पे तुमको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, कॉर्सिका. यहाँ पर नेपोलियन पैदा हुआ.
इधर रूल किया उसने। और यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होगा, उसके भी इधर जा कर के एक छोटी सी जगह है सेंट हेलेना, वहाँ पर इसको एग्जाइल के लिए भेजा गया था, सेंट हेलेना आइलैंड पे। एंड देयर ओनली ही डाइड। वाई? बिकॉज पीपल व एक्चुअली वेरी मच लाइक द रॉयलिटीज़, जो अगल बगल के देशों में अभी भी एम्पायर है, वहाँ के जो एम्परर्स हैं वो बहुत परेशान थे नेपोलियन से। दे वर एक्चुअली वेरी मच स्केर्ड ऑफ हिज रिवोल्यूशनरी चेंजेस। तो नेपोलियन वॉज एक्चुअली a very revolutionary man who liberated also Europe and at the same time um, brought about many changes. Okay, तो 1799 से 1815 तक नेपोलियन ने रूल किया। उसको हम लोग नेपोलियन वन भी कहते हैं। कॉर्सिका में ये बॉर्न हुआ था। मिलिट्री में काफ़ी अच्छे थे ये, दैट इज़ वाई ही रोज इन रैंक्स, बहुत ज़्यादा रैंक में वो राइज हुए 1789 से 99, मतलब 10 साल के करियर में काफ़ी इन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया। एंड देन 1804 में ही गेव द सिविल कोर एंड एट द सेम टाइम ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर। 1812 में इसने रशिया को इन्वेड किया, विच वॉज रियली अ बैड डिसीजन ऑफ हिज। एंड देन उसको अपना थ्रोन जो है वो छोड़ना पड़ा। अगेन ये क्वाड्रपल अलायंस हुआ बाद में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया के बीच, एंड दे collectively defeated Napoleon in the year 1815 in the Battle of Waterloo, which is in Belgium. Waterloo कहाँ पे है? बेल्जियम में, नियर ब्रुसेल्स। तो काफ़ी इसकी लाइफ जो है ना बोल सकते हो अचीवमेंट से भरपूर रही। ओके, क्योंकि 4 लोगों को साथ में, 4 देश के राजाओं को साथ में मिलना पड़ा नेपोलियन को हराने के लिए। नाउ वंस नेपोलियन जो है वो 1804 में जब राजा बना फ्रांस का, व्हाट आर द चेंजेस ही बेसिकली ब्रॉट अबाउट? सो ही गेव हिज नेपोलियनिक कोड, जो कि एक बहुत रेवोल्यूशनरी कोड था। इसमें इसने क्या किया? ही डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। आपको पता है फ्रांस के अंदर ओल्ड रेजिम जो था या एंशियन रेजिम जो था 1789 के पहले, वहाँ सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ से ही डिसाइड होते थे। अच्छा भाई, तुम अगर फर्स्ट स्टेट के हो तो तुमको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। वाई? बिकॉज यू बिलोंग टू द चर्च। अगर तुम रॉयलिटी के ब्लड से बिलोंग करते हो, सेकंड स्टेट में हो, बस बाय बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ अगर तुम सेकंड स्टेट में पैदा हो गए हो, तुमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारे प्रिविलेजेस जो हैं वो बंद कर दिए हमारे नेपोलियन जी ने। इट स्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के यूनिफॉर्म लॉज लगाया उन्होंने। कोई भी अगर गलत काम हो रहा है, कोई गलत काम मैं कर रही हूँ या फिर कोई भी XYZ पॉलिटिशियन कर रहा हो, हम दोनों को सेम सज़ा मिलेगी। ओके, इट सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। एज ऑफ टोल्ड यू, पहले प्रॉपर्टी सिर्फ चर्च के पास या राजा के पास होती थी, अब लोगों के पास भी प्रॉपर्टी होने लगी। वाई? बिकॉज ही गेव दैट राइट टू प्रॉपर्टी। इट अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बच्चों? ज़मींदारी सिस्टम होती है। ज़मींदारी इज़ व्हाट, कि मेरे पास बहुत सारा ज़मीन है तो मैं ज़बरदस्ती लोगों को अपने ज़मीन पे काम करवा रही हूँ, उनको पैसे नहीं दे रही, पे नहीं कर रही हूँ कैश में, मैं उनको क्या कर रही हूँ, बस ऐसे ही कुछ अनाज दे दिया मन किया तो, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये फ्यूडल सिस्टम जो है वो हटा दिया गया। जो पेजेंट्स थे उनको सर्वडम से फ्री कर दिया गया। सर्वडम का मतलब होता है बधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। उसके खुद के पास ज़मीन नहीं है तो वो क्या कर रहा है, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, मैं ज़मींदार हूँ, मेरे ज़मीन पे आके काम कर रहा है और मैं इन रिटर्न उसको कुछ एक्चुअली सब्सटैंशियल इनकम भी नहीं दे रही, अर्निंग भी नहीं दे रही, मैं उसको बस ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं ऑबलाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई, नेपोलियन ने हटा दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन में क्या होता था बच्चों, पहले मर्चेंट्स जो है ना वो मर्चेंट सारा का सारा बिजनेस करते थे, लेकिन अगर कोई नया मर्चेंट आ करके यहाँ पे बिजनेस करना चाहे तो उसको गिल्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। गिल्ड इज़ लाइक द यूनियन ऑफ मर्चेंट्स, कि अगर तुम नए हो, तुमको आकर के काम करना है, मैं ये यूनियन का हेड हूँ, मुझसे पहले परमिशन लो, देन ओनली आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू डू द बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, विच वॉज नॉट राइट। तो नेपोलियन भाई साहब आए, उन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस समाप्त कर दिया। ठीक है, एंड फाइनली ही वर्कड अ लॉट ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड दैट इज़ वाई यू विल सी दैट फ्रांस एक्चुअली गॉट इकोनॉमिकली लिबरेटेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जहाँ खाली ट्रेजरी थी लुई 16 के पास, नेपोलियन जब आया 1804 में उसने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लिबरेशन किया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म लेकर आया, and the people around in the different pockets of around the France were actually happy
with his changes and they welcomed नेपोलियन कि आप आइए हमारे एम्पायर पे आप रूल करिए एंड हमारे को भी ऐसे नए नए रूल्स रेगुलेशंस बताइए, ठीक है, हमारे यहाँ पे भी ऐसे रिवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ लेकर आइए. So yes, initially Napoleon was very hit. Okay, he was like famous superstar around the areas of France also. But later on, what you will see that he did some 2-3 changes because of which he lost his fame. He loses his whole popularity. So see, Napoleon was an ambitious man. उसको पूरे यूरोप पे रूल करना था. तो अगर आप पूरे यूरोप पे रूल करना चाहते हो, एम्परर हो, तो आपको अगल बगल के देशों से लड़ना ही पड़ेगा. देश नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, साम्राज्य बोलूँगी, एम्पायर बोलूँगी, उनसे लड़ना पड़ेगा. अब बच्चों, वॉर करने के लिए आपको क्या चाहिए? मनी एंड अ गुड आर्मी. विदाउट दिस यू कैन नॉट विन एनी वॉर. ओके, सो व्हाट ही डिड to get more money to fight the wars, he increased taxes. Then he started doing forced conscription into the French armies. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती जितने भी एबल बॉडीड लोग दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं तुमको बिल्ट में, तो उनको चलो ले चलो और ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करा दो. ओके, एंड फाइनली अगर कोई कुछ बोलता था तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी छीन ली गई, सेंसरशिप लगा दी गई. सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? आप कुछ बोल नहीं सकते हो, कहीं पे कुछ छाप नहीं सकते हो नेपोलियन के बारे में, ऐसा कुछ. ओके, now because of all these things he lost his popularity and later on आप देखोगे 1813 के अंदर या 1812 से ही ये जो बैटल्स हैं ये लूज़ करना शुरू कर देते हैं. अगल बगल के जितने भी एरियाज़ हैं जिसको ये कब्ज़ा करना चाहते थे आप बोल सकते हो, या जहाँ पर अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे फ्रांस का, वो सब के सब ये हारते चले जाते हैं. इसलिए उनको यहाँ पे एक रिच पोस्टमैन ऐसा करके इसका टाइटल है, ऐसे दिखाया गया, विच इज़ एक्चुअली अ सार्काज़म, ताने की तरह है, ठीक है. तो रिच पोस्टमैन की तरह इसको यहाँ पे दिखाया गया है. हु इज़ लूजिंग ऑल हिज लेटर्स, विच शोज दैट नेपोलियन इज़ लूजिंग हिज कंट्रोल ओवर दीज टेरिटरीज. ओके, बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ दीज 3 स्टेप्स ही हैज़ टेकन. ओके, तो नेपोलियन का जो है वो फॉल हो जाता है एंड फाइनली 1815 में जब ये बैटल ऑफ वाटरलू हार जाते हैं, इनको सेंट हेलेना जो कि काफ़ी दूर था वहाँ पे एग्जाइल के लिए भेज दिया जाता है एंड देन देयर ही डाइड. ओके, नाउ आफ्टर द एंड ऑफ नेपोलियन व्हाट हैपेंस इन यूरोप? व्हाट इज़ द होल सिचुएशन? व्हाट इज़ द सिनेरियो? आर पीपल हैप्पी? आर पीपल सैड? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू नाउ? इज देयर एनी न्यू काइंड ऑफ आइडियोलॉजी अमंग द पीपल? व्हाट इज गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट स्टेप एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रॉयलिटीज़? क्या फ्रांस के अंदर वापस से जो लोग हैं फिर से रेवोल्यूशन करेंगे क्या? या फ्रांस जो है वो जो भी टेरिटरी नेपोलियन ने एक्सपैंड की थी वो उसको सैक्रिफाइस कर देगा फ्रांस का जो नया रूलर आएगा? क्योंकि यार किसी देश के पास अगर टेरिटरी आ जाती है तो वापस वो टेरिटरी को देना नहीं चाहता. तो अब जो नया रूलर आएगा क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा कि सारी टेरिटरीज़ वापस मैं दे देता हूँ? जो भी टेरिटरी, जो भी एक्सपेंशन किया था नेपोलियन ने, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं करेगा इन चीज़ों को? और अगर कर भी लेगा तो क्यों करेगा? ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लोग क्या एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को? नेपोलियन से वो लोग इम्प्रेस्ड भी थे, गुस्सा भी थे, तो क्या वो लोग मान जाएंगे? फ्रांस का के जो लोग हैं वो मान जाएंगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि ठीक है हमारी टेरिटरी वापस ले लो जो नेपोलियन ने जीती है? तो वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. बिफोर दैट लेट्स डू a bit of questions. What was not responsible for Napoleon's loss of fame? Increased taxation, censorship, internal custom and duties, forced conscription. So it is internal custom and duties. ये कभी भी उसने बढ़ाए नहीं, ठीक है, ये चीज़ जो है वो उन्होंने नहीं की. So this was not responsible. Actually these 3 things was responsible for his loss of fame. Okay kids. When was Napoleonic Code launched? 1815, 1799, 1804, 1813. I think this is very easy. I think everyone can guess. 100% सही होने वाला है ये बच्चों का आंसर, क्योंकि ये है 1804. Okay kids, this is all for today. आपका होमवर्क ये है कि आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से. अभी तक जो भी पढ़ाया पूरा रीड कर लो एनसीईआरटी से. एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरी न्यू सीरीज़ जो है स्पेशल क्लास पे चल रही है इंग्लिश विंग्लिश. बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ मैं इंग्लिश, वहाँ पे आओ, आके पढ़ो, फ्री की क्लास है.
एंड प्लस पे मेरा कोर्स ऑन गोइंग चल रहा है, सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा रही हूँ। चैप्टर पूरा पढ़ लिया भी तो क्या, अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व किया। एंड ये सीरीज़ है आरंभ है प्रचंड। प्लीज़ आपको विनती कर रही हूँ मैं कि इस वीडियो को शेयर करिए, इस सीरीज़ को जितना हो सके उतना तुम फैलाओ, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसकी हेल्प हो पाए। बिकॉज बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, एंड तक पढ़ेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो प्लीज़। ओके, so this is all from your teacher. Download the app, select manage goal, get subscription पे click करो, RSYT code use करो, and here you go, you will get the subscription. ये चैप्टर का जो नोट्स है एंड ऑफ द डे शेयर करूँगी इसी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके देख लेना। ये टेलीग्राम चैनल सबको फॉलो करना है। ओके, सो इफ़ यू हैव गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड RSYT whenever you think of taking the subscription. Bye bye kids, take care, be safe.